बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, मुहर्रम उल हराम जारी है और हमारी कोशिश है कि मुहर्रम के तक़द्दुस को, उसके रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलें और डेली कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव पते की बात करें। शुरू में अपने प्रोग्राम की जो चीज़ें किचन में बनाएंगे वो भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे कि अगर न्याज में देना हो या अगर आपने लोगों में बांटना हो तो किस किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं घर पे ही, ताकि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस ना करना हो। देन ऑफ कोर्स हेल्थ एजुकेशन हमारे बड़े फेवरेट टॉपिक्स है प्रोग्राम में। एंड देन ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे मकामे अहले बैत पे अपने सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में। तो आज का हमारा प्लान तो ये है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आज आपसे बात क्या करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ डिसिप्लिन की, जिसे हम उर्दू में नज़्म ज़ब्त भी कहते हैं। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी के हर पहलू में अगर हम नज़्म ज़ब्त लेके आएंगे, यानी कि डिसिप्लिन लेके आएंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे और बड़े आसान अंदाज में गुजार सकते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, ज़िंदगी हमने सिर्फ गुजारनी नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीना है। देखिए व्यूअर्स, अप्स एंड डाउन्स, मुश्किल वक्त, अच्छे वक्त हर किसी पे आते हैं और ये ज़िंदगी की एक नॉर्मल बात है। जैसे आजकल हम लोग एज अ टीम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ़ाइनेंशियल बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई हैं, समझ नहीं आ रही हैं कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज करें, लेकिन ज़िंदगी तो जीनी है। अब अगर हम इस बात पे अपना मूड ऑफ करके सड़ के बैठ जाएं, आपस में भी झगड़े कर रहे हों, टेंशन में आए हुए हो, तो ऑलरेडी एक इंसान परेशान है और आपस में भी जब इंसान एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है तो मामलात बिगड़ते ही हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जाते। जब हम नज़्म ज़ब्त या डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आखिर डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन लाइफ का एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ज़िंदगी सवारी भी जाई जा सकती है और बिगाड़ी भी जाई जा सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन से काम करने से इंसान अपने मकसद पे और मतलब जो भी आपका मकसद होता है उसे बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है या अपनी डेस्टिनेशन पे बड़ी आराम से पहुंच सकता है। आपको मैं अगर डिसिप्लिन का एग्जांपल दूं तो जैसे कि सूरज एक टाइम पे निकलता है और एक टाइम पे गुरूब होता है, तो रात का चांद तभी निकलता है जब सूरज आपका गुरूब होता है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक बड़े डिसिप्लिन के साथ और बड़े फोकस के साथ इस दुनिया में भेजा है। हर चीज़ की एक रूटीन है, एक स्केड्यूल है। जब वो रूटीन और स्केड्यूल फॉलो होती है तो तब चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में चलती हैं। मौसम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आप देखें आजकल मौसम में जो अजीबोगरीब किस्म के चेंजेस और तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से हमारी फसलें भी सफ़र कर रही हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इन्वायरमेंट का, अपनी आबो हवा का ख्याल नहीं रखा। जैसे जैसे चीज़ें बिगड़ती गई, ओजोन लेयर डैमेज हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, बहुत से मामलात हुए और हमारी मौसम का भी जो एक स्केड्यूल है, जो एक डिसिप्लिन है, वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से अब बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग एज अ नेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं। आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कभी गर्मी नहीं आई वहाँ पे कड़कती गर्मी पड़ रही है, जहाँ पे बारिशें नहीं हुई अब वहाँ पे हद से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जहाँ पे बारिश होती थी वहाँ पे बारिश होनी रुक गई है। बहुत अजीबो गरीब किस्म के वेदर के, मौसम के मसाइल चल रहे हैं क्योंकि डिसिप्लिन आउट हो गया। डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी को आगे लेके चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले डिसिप्लिन तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपनी ज़िंदगी में। देखिए मैं अगर डिसिप्लिन से नहीं चलूँगी, फोकस के साथ नहीं चलूँगी, तो मेरे बच्चे भी यही चीज़ सीखेंगे। जो लोग घर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा एंड टाइम पे सुबह जागते हैं काम पे जाने के लिए, उनके बच्चे भी फिर स्कूल के लिए बिल्कुल एंड टाइम पे, बिल्कुल लेट होते हुए, मतलब स्कूल का टाइम हो गया और अभी तक घर से नहीं निकले। तो सबसे पहले तो अपनी ज़ात के अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, मैं एक बड़ी इनडिसिप्लिन लड़की थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं छोटी होती थी तब तो लड़की थी। आई रिमेंबर कि मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं होता था, कोई मेरा फोकस नहीं होता था, हर चीज़ मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से लेके चलती थी, जो मेरा मूड होता था, जिसकी वजह से स्कूल में और जब मैं कनेड में भी थी तो मेरी कॉलेज लाइफ भी मुतासिर होती थी। स्कूल मतलब कॉलेज पहुंच रही हूँ तो लेट। अम्मी खैर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, तो बीमार भी होते थे अनलेस, जैसे कि मामा कहती थी जब तक मरने वाले नहीं होंगे ना तब तक छुट्टी नहीं होगी, स्कूल टाइम पे जाना है। मामा बड़ी डिसिप्लिन थी इस मामले में, अपनी तबीयत ठीक हो ना हो, जो भी उनके मामलात हो, हम लोगों ने बड़े डिसिप्लिन और फोकस के साथ चलना पड़ता था, कोई उसमें ऑप्शन नहीं था। मामा को देखा दाखी वक्त के साथ साथ फिर जब मैं कनाडा गई मैंने रियलाइज़ किया कि यार इधर तो कोई जगाने वाला नहीं है। किसी ने भी सुबह जगा के ये नहीं कहना कि पुत्र स्कूल कॉलेज पहुंचो। तो अगर 9 बजे की क्लास है
और मैं 9:15 पे जा रही हूँ, तो मैं तो उस ज़माने में कॉलेज गई थी कनाडा, जब व्यूअर्स अगर 9 बजे का आपका टाइम है क्लास का, 9:10 पे दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लॉक कर दिए जाते थे। 3 घंटे की आपकी 9 से 12 बजे की सुबह की क्लास है, 9:10 पे क्लास बंद हो के आप नहीं एंटर हो सकते, बंद कर दिया उन्होंने दरवाज़ा। अब तो खैर जिस भी टाइम पे जिस मर्जी ने आना जाना होता है, कॉलेज जाता है, बट बात यही है कि शुरू में अगर आप क्लास को मिस कर जाते हो आधा पौना घंटा, तो सारी क्लास आपकी एक तरह से वेस्ट हो जाती थी। मैं तो उस ज़माने में कॉलेज गई कनाडा, एंड आई रिमेंबर के सुबह सुबह पता होता था कि भाई 9:10 पे इन्होंने बंद कर देना है, यानी कि 9 बजने से पहले पहले ही पहुंचना है। और फिर जब मैंने कनाडा में जॉब भी की और बाकी काम भी किए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजने में 15 मिनट पे आप पहुंचेंगे तो आप टाइम पे हैं, पूरे 9 बजे पहुंचेंगे तो आप लेट हैं, क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, आते जाते बंदे की चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। अब यूज़ इतने सालों से आप मॉर्निंग शो मुझे करते देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टेन्योर में एक दफ़ा, और ये कुछ साल पहले की बात है, अब जब मैं रिसेंटली वापस आई, कि कोई इशू हुआ था बड़ा मेजर, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी, कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हर तरफ से रोड बंद हुए हुए थे, तो उस दिन प्रोग्राम जो है कोई 10 के 12 मिनट लेट गया, 15 मिनट मेरे ख्याल से लेट किया था उस दिन प्रोग्राम, बट हम फिर भी ऑन एयर गए थे। और उस दिन आपको मैं बता नहीं सकती मेरे लिए कितना एक एम्बैरसिंग दिन था, कि इतने सालों में कभी कोई ये नहीं कह सका कि ये लेट पहुंची है, जबकि मैं टाइम से बहुत पहले निकली थी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वही वाली बात ना, 1.5 घंटे अभी लग गया, 40 मिनट का नॉर्मली रास्ता होता है मेरे घर से पीटीवी तक, और रश ना हो तो 30 मिनट का रास्ता होता है, बट रश के पॉइंट ऑफ व्यू से 40-45 मिनट, मैं 1.5 घंटा पहले निकली फिर भी स्टक हो गई। ज़िंदगी में ऊंच नीच आ जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस दिन मुझे पीटीवी से किसी बंदे ने डांटा नहीं, किसी ने ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि कभी भी नहीं ऐसा हुआ, तो अगर एक दफ़ा हो गया तो डजेंट मैटर। लेकिन जो लोग बार बार इस तरह करते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं किसी भी काम की सिचुएशन में, उनको फिर डांट भी पिटती है, फिर उनकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है और वो सफ़र करते हैं। तो पर्सनली जब तक आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, ना आपके बच्चे सीखेंगे, ना आपका कोई और इर्द गिर्द का बंदा सीखेगा। फिर आ जाती है आपकी औलाद, औलाद आपको देख के सीखेगी, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत से माँ बाप को देखती हूँ, वो बच्चों को रात को 12-12, 1-1 बजे तक जागने देते हैं, सारा दिन वो नाचते रहते हैं घरों के अंदर, रात भी लेट जागते हैं, और फिर उसके बाद सोते हैं, तो सुबह उनसे स्कूल के टाइम पे जागा नहीं जाता। आजकल चलो छुट्टियाँ हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में भी हमें कभी भी अपने स्केड्यूल और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को जब आप इनडिसिप्लिन कर देते हैं, तो वो फिर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उनको आदत पड़ जाती है बिला वजह बच्चों की छुट्टी कराना, कि बच्चा कह रहा अम्मी मेरा मूड नहीं है स्कूल जाने का, अच्छा बेटा चलो आप रेस्ट कर लो। ये चीज़ें नहीं करनी। आप बच्चों को आदत डाल रहे हैं कि वो अपनी रूटीन और स्केड्यूल से हट के चले। देन काम के अंदर डिसिप्लिन, घर के अंदर डिसिप्लिन, बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन, ऑफिस में, या अगर आपकी कोई बिजनेस है तो उसमें डिसिप्लिन। सीधी बात है, जिस कंपनी का बॉस दोपहर को 2-3 बजे काम पे आएगा, उस दफ्तर के लोग कितने बजे फिर टाइम पे आएंगे? बड़े जगहें हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक टाइप सिस्टम होता है, लेकिन बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, कौन किस टाइम आया कोई गारंटी नहीं है, बस बॉस जिस टाइम आया उस वक्त शक्ल नज़र आ जानी चाहिए, तो फिर पूरे पूरे सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा मॉर्निंग शो अगर 10 बजे ऑन एयर जाना है, हमारी टीम जो है वो 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान पहुँच जाती है, और उससे बहुत पहले से हमारे जो मॉर्निंग शो के गेस्ट हैं, जो लोग हैं, शेफ्स हैं, सबके साथ जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो बहुत पहले से चल रही होती हैं। एक पहले अलाइन किया जाता है बंदा कि जी आपने फ़लाँ डेट को आना है, उसके बाद एक दिन पहले उनके साथ फिर फॉलो अप होता है, फिर जिस दिन उन्होंने आना होता है, जैसे कि अगर आज आना है, अगर उनका 10:30 बजे हमारे पास शो पे बैठने का टाइम है, तो 9 बजे से उनके साथ टीम वो इन टच होती है कि आप निकल गए हैं क्या है, क्योंकि व्यूअर्स लाइव शो है 2 घंटे का, विदाउट डिसिप्लिन चल ही नहीं सकता। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी इस किस्म का डिसिप्लिन ले आते हैं कि भी सुबह एक टाइम पे जागना है, ये चीज़ें करनी है, आप अपनी एक स्केड्यूल बना ले। मैं तो घर में, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मैं तो खाने का मेन्यू भी पूरे हफ्ते का बना लेती हूँ संडे को, कि भाई एक दिन आलू कीमा और दाल बननी है, एक दिन हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पालक गोश्त बनाना है, तो अगर पालक और गोश्त बन रहा है तो इसके साथ हम कोई मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना एक पूरा स्केड्यूल बना लें। एक दिन ट्रीट के तौर पे हलीम बननी है, तो एक दिन जिस तरह अगर फ्रीज़र में पाए पड़े हुए हैं तो फ़लाँ डेट को हम पाए बना लेंगे, ताकि ट्रीट वाली चीज़ें पे आ जाए। बच्चों के लिए भाई इस हफ्ते में कोई एक दिन शनिट्ज़ल जो फ्राइड चिकन होती है वो फ्राइज़ के साथ अगर बना रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद बर्गर बना लिया घर पे ही, ताकि हेल्दी चीज़ खाएं बच्चे, अनहेल्दी चीज़ की तरफ ना जाएं।
और बर्गर की अगर पैटी बनाई तो उसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्जियां भी डाल के उसके अंदर मिक्स करके डाल दी, ताकि बच्चों के अंदर मीट के साथ वेजिटेबल्स भी जाएं। कहाँ पता चलता है बच्चों को। पिज़्ज़ा बना लिया बहुत सी वेजिटेबल्स और चीज़ के साथ, थिन क्रस्ट। सो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन से आती हैं। जो बंदा डे टू डे चल रहा होता है वो कभी भी फोकस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं लेके चल सकता। तो कामयाबी का, किसी भी काम की भी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यूजुअली उनका स्केजुलिंग और उनका डिसिप्लिन, यानी कि उनका नज़्म ज़ब्त होता है। किचन में भी कोई काम नहीं हो सकता जब तक आप फोकस और डिसिप्लिन के साथ ना करें। आइए शेफ़ सैयदा नूर हैदर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो नज़्म ज़ब्त के बारे में क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा व्यूअर्स, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ नूर, नज़्म ज़ब्त आपकी ज़िंदगी में कितना अमल दखल रखती है? डिसिप्लिन जी, इसका बहुत अमल दखल है, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन से चलेंगे और प्लान करके चलेंगे हर चीज़ों को, तो हम बड़े आराम से अपनी लाइफ को जो है वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरे घर में तो आप भी अगर डिसिप्लिन के साथ ना चलें, अब देखिए आप एक होम मेकर भी हैं, साथ में आप ये काम भी कर रही हैं जी और जिस दिन आपने मॉर्निंग शो पे आना है आपने मैनेज करके आना है कि नाश्ते, जी दोपहर का खाना भी, क्योंकि 12 बजे तक आप फ्री होंगी तो उस वक्त कौन सा कोई जाके आप फौरन दोपहर का खाना रेडी कर सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल हाफ डन सारी चीज़ें करके और नाश्ता जो है हाफ डन करके हस्बैंड के लिए, और बस कहा कि टोस्टर में आप डाल के टोस्ट और आपने खा लेने हैं, और जब तक मैं जाऊंगी, बेटी आजकल छुट्टियां हैं तो तब तक उठती हैं। हाँ। लेकिन ये है कि नज़्म ज़ब्त मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, वो मेरे से ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि वो बेटी को जिस तरह आपने कहा कि छुट्टी नहीं करने देते स्कूल से, तो वो भी कहते हैं कि नहीं, जो रीज़न ज़्यादा ना हो, हल्का सा बुखार हो, नहीं अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है ताकि दूसरों को इस चीज़ के जम्स ना लगें, तो तब तो नज़्म ज़ब्त से अगर हम चलेंगे, हम सब चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है। करेंगे बच्चे वही करेंगे जी। अगर माँ जो है वो दोपहर को 2-2 बजे तक बेड में बस लेटी होती है तो बच्चियां भी इवेंचुअली जैसे ही उनको छुट्टियां और चीज़ें होंगी, क्योंकि बच्चे स्पंज की तरह हैं, जी जो चीज़ वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं वही करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने हमेशा मामा को देखा कि जो भी चीज़ें वीज़ें करके ना वो फिर अपनी नाइट सूट पहन के ना बेड में लेट जाती थी, फिर खाना भी बेड में खा रही। अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी यह हैबिट आ रही है। मैं घर पहुँचती हूँ थक के, एग्जॉस्ट होके, फिर मैंने अपना अगर कंप्यूटर पे काम करना है, कुछ भी करना है, मैं अपना पजामा टी शर्ट पहन के, नाइट सूट पहन के बेड में लेट के लैपटॉप सामने रख के काम कर रही हूँ, फ़ोन कॉल्स भी ले रही हूँ। तो उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने मजाक में कहा, कहते यू आर बिकमिंग जस्ट लाइक मामा। तो मुझे एकदम से हिट किया कि यार मैं इसी बात पे मामा पे बोलती थी कि सारा दिन आप बेड में लेटी रहती हैं। फिर मुझे ख्याल आया, फिर मैंने अपने आप को रिएक्टिवेट किया, अपने फ्रेंड्स के साथ कहा कि भाई हम लोग पैडल खेलेंगे। जिस तरह आज 6 से 7 बजे मैं जा रही हूँ पैडल खेलने के लिए, मैं, निदा, हम कुछ फ्रेंड्स वगैरह, कि भाई ये नहीं करना, क्योंकि ये हैबिट बहुत बुरी है। आप बेड में जब लेट जाते हैं तो फिर आप लेजी हो जाते हैं। हाँ जी। और जो चीज़ फिजिकली एक्टिवली की जाती है वो बेड में लेट के नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। सो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है अपने हालात के हिसाब से। लेकिन व्यूअर्स अल्टीमेटली अब देखें ना, उन्होंने अगर जैसे किचन में कुछ चीज़ें ये तैयार करनी है, आज क्या बना रहे हैं हम ब्रेक के बाद जानेंगे शेफ़ नूर से, और मैं भी बल्कि इनको हेल्प आउट करूँगी इन द किचन। लेकिन बात वहीं पे आके शुरू और ख़त्म होती है ना व्यूअर्स, कि एट द एंड ऑफ द डे डिसिप्लिन के साथ ना चलें, अपनी सारी चीज़ें इनके पास सेट पे ना हो, तो हम जब ऑन एयर कुकिंग करने के लिए आएंगे, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुर्ग मुसल्लम बना रहे, तो अगर मुर्गी नहीं है क्योंकि वो नहीं लेके आई, तो देन क्या होगा, राइट? अगर आपने फॉर एग्जांपल पराठे बनाने हैं लेकिन अगला बंदा आटा और मैदा नहीं लेके आया, तो आप पराठे नहीं बना सकते। सो हर चीज़ ज़िंदगी में जो अच्छे अंदाज से करनी है और प्रोफेशनली करनी है, उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो जितनी छोटी एज पे हम बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे, उतना ही आसानी से वो अपनी प्रोफेशनल और स्कूल की लाइफ में एडजस्ट करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ नूर हमें बताएंगी कि आज वो किचन में क्या बना रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, मुहर्रम के महीने में बहुत से लोग, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही न्याज़ तैयार करते हैं। कुछ लोग घरों में, कुछ लोग बाहर से बनवाते हैं। जैसे हम लोग हमेशा कीमे वाले नान बनवा के डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। सो हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अफोर्ड करते हो हर रोज़ देग देना तो तभी आप न्याज़ करें। आप अपने घर में भी न्याज़ तैयार कर सकते हैं
एक डिसेंट बजट के अंदर। जी शेफ़ नूर, आप अगर गाइड कर दें, आज हम क्या क्या बना रहे हैं? जी आज हम बना रहे हैं जी सूजी का हलवा, और साथ हम बना रहे हैं जी जो सबील लगाते हैं दूध की, वो दूध बना रहे हैं हम। वो दूध बना रहे हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इसमें लाल शरबत ज़रूर डलता है, जी, 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 लेकिन जी। उस लाल शरबत को अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो उसके बगैर भी आप बड़े मज़े का तैयार कर जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि आप चीनी या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे हाँ या जी। शहद का, और आप फिर जी लाल शरबत नहीं जी। डालेंगे। तो मैं सूजी के हलवे का पहले ज़रा ये बता दूं कि मैं अभी थोड़ा सा देसी घी डाल के उसके अंदर थोड़े से मेवाजात, कोकोनट वगैरह ये चीज़ें टोस्ट वगैरह कर दूंगी, एंड देन उसके बाद आपने यहाँ शीरा तैयार किया है और हम उसमें शीरा डाल देंगे। राइट जी। चलें जी, आप अपनी अब अगर इंग्रेडिएंट्स और जी, मैं रेसिपी की बोल तरफ आ जाती हैं। सूजी के हलवे के लिए चाहिए जी सूजी 1 कप, चीनी 2 कप, घी 1 कप, मैदा 1/3 कप, सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद, इसका पाउडर बनाना है। नारियल पाउडर 1/4 कप, मेवा किशमिश 1/4 कप, बादाम 2 खाने के चम्मच स्लाइस में कटे हुए, जर्दे का रंग 2 चुटकी, पिस्ता 2 खाने के चम्मच, चांदी के वर्क 3 से 4 अदद। और अगर आपने इसको ज़्यादा बनाना है तो आप सूजी जो है वो 1 पाव अगर सूजी कर रहे हैं तो चीनी को हाफ़ केजी मतलब हाफ़ किलो चीनी कर लें आप। और अभी आप टोस्ट कर रही हैं इसमें नट्स को, और नट्स को इसके टोस्ट बाद कर रही हूँ, हाँ जी। थोड़ा सा मैं कोकोनट डाल रही हूँ क्योंकि कोकोनट को हमने पहले पानी में सोक किया था ताकि उसका वो जो थोड़ा जी। सा बासीपन कभी कभी आ जाता है जी, वो जी, जी, जी। बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको टोस्ट करना है ताकि वो टोस्टेड फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आपने सूजी डाल देंगे। बेसिकली सूजी डाल देनी है, हम जी। उसको भूनेंगे और उसी के अंदर हम वो भी डाल देंगे अपनी, इसको क्या कहते हैं, किशमिश को भी, मेवा जात भी, सारा कुछ जी, डाल अब के हम इसमें घी डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें और घी डालेंगे और फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा भी आप डाल रही हैं, राइट? जी। और इसको बस पहले हम सूजी को भूनेंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें मैदा डाल देंगे, क्योंकि मैदा जल्दी भून जाता है। और फिर मैदा डाल के आप इसको थोड़ा सा भूनने 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जो हमने शीरा बनाया हुआ है चीनी का, हम ये डाल देंगे और इसको डाल के हल्की आंच पे इसको कर देंगे, ये खुद ब खुद सख्त हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद आप इसको डिश आउट करें और चांदी के वर्क लगाएं और इसको आप सर्व कर दें। नान मतलब आप बाज़ लोग हलवा नान भी नहीं, हलवा नान बहुत लोग हाँ देते जी, हैं। लोग बहुत देते हैं। आप उसको इसके देखो साथ भी दे अफोर्डेबल सकते हैं। करने की बात है ना, आप ऑब्वियसली अगर इसके अंदर जी, जी, जी। बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या अफोर्ड करते जी, हैं। जी। मुर्गी गोश्त से तो ज़्यादा ऑब्वियसली सस्ता यही पड़ता है जी, आपको। जी, जी, जी। सो आपने एक दिन ये कर लिया, हाँ एक दिन जी। आपने कोई और वाला कर लिया, कोई और doesn't- वाला कर लिया, हाँ जी। तो बस फिर इसके बाद हम दूध बनाएंगे। दूध को हमने ठंडा कर लिया, इसमें बर्फ़ भी हम डाल सकते हैं ना, और इसमें लाल शरबत डालेंगे। और ये तुख मलंगा है, इसको मैंने पहले भिगो दिया था। तुख है। मलंगा डालेंगे इसमें, और इलायची हम पाउडर अगर आप कहती डालेंगे। हैं तो मैं आपको बड़ी वाली एक देचकी दे देती हूँ, उसके अंदर आप अपना तैयार कर लें। हाँ जी। क्योंकि होता ही है कि खुले बर्तन के अंदर ना यूजुअली रेकमेंडेड होता है कि आप बना लो, तो आप बेशक खुले बर्तन में इसको रेडी कर लें। होता ही है कि खुले बर्तन के अंदर जो चीज़ आप बनाते हैं आपको पता है कि वो फिर आपको, मतलब हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जब दूध तैयार करते हैं तो हमेशा सबसे पहले ना उसको बड़े देचके बड़े में या कोई देचके में छोटा मिक्स करके, हमारे क्योंकि पास- बर्फ़ भी डालनी होती है, सौ और जी, चीज़ें जी, डालनी जी। होती हैं। बर्फ़ का याद रखा करें कि जब आपने बर्फ़ डाल दी तो एक तरह से आपने उसके जायके को ना थोड़ा सा कम कर दिया, जी, क्योंकि बर्फ़ जो है वो आपको पता है कि वो पानी की बनी हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर हमारा दूध अच्छा वाला थिक है तो फिर हम बर्फ़ डाल सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे आप तरीके से। उसमें बर्फ़ डाल सकते हैं। जी। जैसे ये थिक मिल्क है तो ये इसमें जी। कोई इशू नहीं है। जी, बर्फ़ डाल सकते हैं हम। तुख मलंगा आप ज़्यादा डालें ताकि अच्छा उसका, जी, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और बड़ी आपको उससे तस्कीन भी मिलती है। बिकॉज देखे ना, बंदा जब मजालिस वगैरह में जाता है तो वहाँ पे गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा ये है। सारी चीज़ें हैं, तो ठंडा दूध तो बहुत ही लोग अप्रिशिएट करते हैं। बहुत से लोग खैर दूध के पैकेट भी दे देते हैं, जी, जी। वो भी अपनी जगह है। अच्छा, ये अब मैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टोस्टेड हो गया है, नहीं? जी, अब इसमें थोड़ा-सा- डाल दूँ मैदा में? जी, थोड़ा सा और कर लें 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा और और इसको घी डाल दें और। घी और डाल दूँ? जी, जी। अच्छा, मैं तो थोड़ा कम ही डालना चाह रही थी। चले जी, घी भी हमने और डाल दिया। आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह मैं जब घर पे बनाती हूँ ना तो मैं बहुत कम घी डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमल ऑयल के अंदर ना शेफ़ नूर इसको कुक करें। आपके घर में वैसे नॉर्मली न्याज में क्या क्या बनता है?
जी, मैं हलवा वगैरह तो तकरीबन हर दूसरे दिन बन ही जाता है, और जो 10 मुहर्रम होता है उसमें खीर बनती है, और फिर वो बिरयानी, मतलब वो देगे बनवाते हैं ना, फिर फिर वो हर डाल बंदे के, का हाँ अपना जी, होता है कि वो किस जी जी, और साथ कोरमा। तो बिल्कुल सही। वो फिर हम जो है वो एक है मस्जिद, बहुत गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको दे दिया। लेकिन इस बार मैंने ज़रा सोचा हुआ है कि पैकेट्स बना के और मैं इधर मतलब जाके ना खुद मतलब बांट के लाने हैं मैंने। अब हाँ जी, डाल दें। डाल दूँ जी जी, डाल दें, बिल्कुल सारा डाल दें। जी जी, सारा डाल दें। सारा आपने डाल दिया। अब आपने इसको भी थोड़ा सा भून लिया। याद रखें मैदे को भूनना पड़ता है, जी, नहीं तो ना उसका भूने तो वो कच्चा कच्चा टेस्ट जो है इसको बड़ा ख़राब करता है। वैसे ज़रूरी नहीं है मैदा डालना, विदाउट मैदा भी आप इसको बना सकते हैं। अगेन हर बंदे का अपना तरीका होता है हलवा बनाने का। और एक और चीज़ व्यूअर्स, जब भी किसी को चीज़ें देनी होती है ना, उसको देने का तरीका मैंने आपसे ज़रूर डिस्कस करना है। लोग थैलियों में डाल के दे देते हैं चीज़ें, तो अगर दूध वगैरह कर रहे हैं तो एम्प्टी बोतलें अगर आप मंगा लें और उसमें डाल दें उसमें डाल दें, तो वो बिल्कुल। बेहतर एक चीज़ हो जी, जाती है। लेकिन बाज़ लोग कुछ ऐसे होता है कि घर के बाहर सबीलें लगा लेते हैं, हाँ, और वो ग्लास वगैरह जो होते हैं वो बेस्ट है। डिस्पोजेबल भी, हाँ जी, डिस्पोजेबल भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो कर लेने चाहिए, वो बेहतर कर लेने चाहिए डिस्पोजेबल ही, क्योंकि दूसरे वाले ग्लास अगर आप एक बंदा पी रहा है फिर दूसरा भी, तो उससे बेहतर है कि आप डिस्पोजेबल यूज़ कर लें या बोतलें कर लें आप अच्छा, डिस्पोजेबल। हाँ जी। अब ये आप देख रही हैं ये कहाँ पे अब बात पहुँची है। बात इसके थोड़ा सा हम और भुनाई करेंगे, क्योंकि मैदा जो है ज़रा इसको हल्की आंच पे ही भूनना होता है, ठीक और है, उसके बाद हम शुगर अपना सिरप डाल देंगे। ये शुगर सिरप हाँ हमने जी, तैयार हाँ किया। जी। इसमें क्या क्या हमने डाला है? इसमें हमने चीनी डाली है, जैसे कि हमारे पास चीनी थी आधा कप, मेजरिंग कप हमने 5 कप पानी डाला है इसमें। ठीक है, 5 कप पानी डाला है और 2 चुटकी जर्दे का रंग डाला है हमने। बिल्कुल। हाँ और जी। आप अगेन चीनी आप अपने हस्बे जायका डालें। जी। और जो लोग फॉर एग्जांपल डाइट कॉन्शियस हैं और जिनको फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल करें कि वो स्प्लेंडा डाल लें। हाँ आप जी। स्प्लेंडा भी डाल सकते हैं, स्टीविया या स्प्लेंडा भी डाल सकते हैं जो डाइट वाला होता है, बट ऑब्वियसली फिर ये लोगों को बांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो वो हैं वो फूल रही हैं। ठीक है, ठीक है, सो बिकॉज वो ज़रा फूल ध्यान से, इसका बहुत ज़्यादा ना इसके बबल्स उठेंगे। ये लें आप ज़रा सा। हाँ, भी ज़रा इसके अब बबल्स ये उठ रहे 2 हैं। मिनट के अंदर ही ना आप देखेंगे कि ये थिकनेस की तरफ चला जी। जाएगा। ये देखें, अब इसको आपने लिटरली हल्की आंच पे थोड़ी देर हाँ जी। पकाना है। 5 to 10 मिनट्स में इसने रेडी हो जाना है। इसकी अच्छा, डिश- हम लोग एक और चीज़ करते हैं, एक दिन आपने हलवा ऐसे बना वाइट लिया, डिश छोटी। एक दिन आपने दूध में बना लिया, हाँ जी, दूध में तो बना आप लिया। दूध में भी इसको बना सकते हैं। हाँ, अब दूध एक में डिश भी। के अंदर हमने इसको निकालना है, वहाँ पे हमारी डिशेस पड़ी हुई हैं, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो ये करती हूँ कि जिस तरह अगर हमसायों को और जानने वालों को भेजना है ना, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप छोटी छोटी डिशेस के अंदर ना उसको बना के रख लें, ताकि आपको बाद में जो है उसको वो ना करना पड़े अलहदा। ये भी तो होता है ना कि आपको उसको फिर अलहदा करना पड़ जाता है। फिर एक दफ़ा कर लिया तो उसकी डेकोरेशन अच्छी हो जाती है अगर आप उसको उस तरह से कर लें। चलें, गोल वाली में डाल हम दें ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम हलवे ये को भी ज़रा डिश इसकी आउट लुक कर। भी दिखा दें। हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छी लुक ये लग रही हलवे है। हाँ की जी, फाइनल लुक है। अब ये तैयार है, आपने ready सिर्फ है। ये देखना है कि उसमें दाने दाने तो नहीं रह गए, वो आप टेस्ट करके कर लीजिएगा। दाने में कोई मिक्स है। ये देखें, और ये बहुत अच्छा आपका लग रहा है। हलवा हाँ जी। तैयार हो गया है। इसमें हाँ जी। टोस्टेड नट्स हैं, इसका जायका भी ज़्यादा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है। तो आप इसी हलवे को दूध में भी बना सकते हैं, तो ये फिर सूजी का की खीर टाइप बन जाती है। हाँ जी। तो वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है देने के लिए। कुछ लोग जो है स्टेज पे इसमें खोया भी डाल खोया देते भी हैं। डाल देते हैं। हाँ सो जी। आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसे दूध में भी इसको बनाएं तो बड़ा मज़े का इसका बाज़ फ्लेवर लोग अंडे भी डाल देते हैं, 2-3 अंडे भी इस स्टेज पे ना, इस स्टेज अंडे पे। भी डाल देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी ज़ैनब कोंदल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल ने। व्यूअर्स, आज हम बड़े बेसिक लेवल पे ज़ैनब से बात करेंगे। हम हमेशा जो है वो बड़ी मतलब छोटे टॉपिक्स के ऊपर चले जाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है कि हमें डे टू डे
किन चीज़ों की अपनी खुराक में ज़रूरत है। एक ज़माने में माई प्लेट का कॉन्सेप्ट आया जिसमें प्लेट की तस्वीर हम दिखाते थे और कहते थे इतना हिस्से में ये होना चाहिए, इतने हिस्से में ये होना चाहिए, इतने हिस्से में ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपकी एक बैलेंस्ड प्लेट बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़ैनब आज मैंने बात करनी है, लोग अक्सर कहते हैं यार प्रोटीन्स बड़े ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे वाले कार्ब्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फैट्स भी अब ज़रूरत है हमारी बॉडी की, लेने चाहिए। बट करते क्या है कि जब भी किसी डाइटिंग या लाइफस्टाइल चेंज की तरफ जाते हैं कोई मेजर फूड ग्रुप निकाल देते हैं। मेन तो मत वजती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की। विटामिन और मिनरल तो आपने लेने ही लेने हैं। बिल्कुल। मिनरल में जिंक आ गया, आयरन आ गया, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम। बिल्कुल। और विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये सारी विटामिन्स आ गई। तो ये तो हमें पता है कि हमें चाहिए ही चाहिए। डाइटिंग के दौरान क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक साइज़ के होते हैं, प्रोटीन एक साइज़ का होता है, फैट, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, लाइक व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो उस ज़माने में फ़ैट फ्री डाइट्स आई नहीं थी कि बिल्कुल फ़ैट जो है डाइट से निकाल दें, स्किन ख़राब, बाल ख़राब, हालतें ख़राब। सो वन बाय वन अगर हम बात करें, प्रोटीन ये जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो एक चीज़ को ये समझें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और हर चीज़ को डाइट से निकाल देना भी आपकी बॉडी की डिस्ट्रक्शन है। आपकी बॉडी का एक मेकअप है, एक मैकेनिज़्म है जिसको अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है एक तरह से, और आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसी के साथ साथ ही चलती जाएंगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करते जाओगे तो वो आपकी बॉडी को सिर्फ तबाही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा है कि जी ये 3 फूड ग्रुप्स बड़े मेजर हैं, दैट इज़ ट्रू। आपकी पूरी बॉडी ने जो खड़े होना है, सेल्स ने काम करना है, मसल्स ने काम करना है, टिश्यूज़ ने काम करना है, उन सबको कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी राइट कि जैसे ही कोई बंदा कहता है ना मैंने तो वेट कम करना है, मैं क्या करूं, सबसे पहले लोग उसको एडवाइस करते हैं जी रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, यानी कार्ब्स छोड़ दो, फैट छोड़ दो। फैट तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है ही नहीं। फैट की अगर हम बात करें तो आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता अगर आप उसको फैट्स नहीं दो। फैट डिफरेंट है उस चीज़ से जो आप इमेजिन कर रहे हो। आपके माइंड में हो सकता है फैट ये हो कि जिसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज बना के ऑयल खाया वो फैट है। भाई मैं उस फैट की बात नहीं कर रही, मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रही हूँ जो आपके नट्स देते हैं, आपके सीड्स देते हैं, देसी घी आपका, सरसों का तेल हो गया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले मैंने अचार डाला, राइट। मैंने सोचा कि मैं भी अचार डालने, क्योंकि लास्ट टाइम जैम्स बनाए थे तो मैंने कहा सीजनल है अचार डालूं। अच्छा, कोलू से सरसों का तेल जाके निकलवाया, एक तो सस्ता, हाँ, ऊपर से जो उसकी स्मेल है और जो उसका जायका है उस सरसों के तेल का, वो डब्बे वाले मस्टर्ड ऑयल वाला तो है ही नहीं। बिल्कुल। फ्रेश जो चीज़ आप यूटिलाइज करते हैं वो सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। अब एक सब्जी से निकली हुई, सरसों से निकला हुआ ऑयल बालों में भी लगाने के लिए अच्छा, बिल्कुल, खाने में भी अच्छा। सो चीज़ फिर सही तरीके से भी तो यूटिलाइज करें ना। बिल्कुल। और कोई भी आपको ये नहीं, आप सरसों के तेल में अगर आप फ्रेंच फ्राइज या पकौड़े फ्राई करते हैं तो उनका जायका भी मज़े का होता है और उसके साथ साथ वो इतने अनहेल्दी नहीं होते। ऐसे ही है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो घर में खाना बनाते ही सरसों के तेल में, यस, वो यूज़ ही नहीं करते हैं और कोई देसी घी या सरसों का तेल। देखिए आपकी लाइफ चॉइसेस हैं, आपने उनको खुद बनाना है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप अगर सिर्फ ये पिछला एक डेकेड देख लो ना, 10 साल जिसको हम कहते हैं, 10 साल देखो, उसमें वो बीमारियां, वो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं जो उससे 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल में ऐसा क्या चेंज आया? क्या आपकी फास्ट फूड चेन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी आज से 10 साल पहले? ना, नहीं थी। क्या ये फूड ग्रुप्स जो अब हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, पास्ता का आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता होगा। इतना रेडीमेड फूड जो मिल रहा है वो नहीं अवेलेबल और देखो, नहीं, मेरा पॉइंट ये है जो पैकेज पास्ता आपको मिल रहा है दुकानों में और रेस्टोरेंट्स में, तो पास्ता मिलता था। देखो इटालियन कॉम तो खाती ही डबल रोटी और पास्ता है। आप व्हीट का खा लो, घर पे बना के खाओ तो अमेजिंग है। मैं तो ये बाहर की चीज़ों की और बात कर रही हूँ। होममेड पास्ता तो बड़ी आसान चीज़ है बनानी, परफेक्टली, रोटी से ज़्यादा आसान पास्ता बनाना है। हाँ, और हेल्दी भी है कि जिसमें वेजिटेबल्स और वो सारे डाल देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने जो है वो घोल के मुझे खिलाया है, सारी सब्जियां मिक्स एंड ग्राइंड करके आपने अंदर दे दी और मुझे पता ही नहीं चला कि अच्छा जी मुझे क्या खिला रही बट वही तो बात है ना, देखो ना ज़ैनब, कोई भी चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या लोगों के बच्चे तंग नहीं करते खाना खाने पे? बिल्कुल करते हैं।
हर बंदे को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी तब लोगों को होती है खाने पीने में और चीज़ों में जब आप उनको आदत नहीं डालते। छोटे बच्चे को अगर आदत होगी कि जी हमने सुबह नाश्ते में सर्टेन चीज़ें खानी है, दोपहर में कुछ चीज़ें खानी है, तो आपको तंग नहीं करेगा। ऐसे ही है। और अब जैसे कि ये पैकेज वाली नूडल्स आ गई हैं जिसमें पानी डालते हैं, उसका मिक्स करते हैं और उसको बना के बॉईल करके आप दे देते हैं, 3 मिनट में तैयार। उसमें कोई तवानाई नहीं है। तवानाई से ज़्यादा उसके अंदर मौजूद जो MSGs हैं वो आपकी इंटेस्टाइन को तबाह कर रहे हैं, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को तबाह कर रहे हैं। जितने अल्सर्स उससे हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब आपने इसी तरह अगर बच्चों को पास्ता बना के देना है, थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन को भूना, आपने उसके अंदर या थोड़ा सा लहसुन भूना, उसमें थोड़ा सा प्याज डाला, उसमें चिकन का कीमा डाल दिया या बीफ का कीमा डाल दिया, मटन का कीमा डाल दिया, उसको थोड़ा सा भूना, उसके अंदर आपने टमाटर डाल दिए, थोड़ी सब्जियां डाल दी, उसे कुक कर लिया। उसके बाद उसके अंदर उबला हुआ पास्ता डाल के उसको टोस्ट करके बेशक ऊपर से चीज़ डाल के बेक कर लिया, या उसको वाइट सॉस में मिक्स कर लिया, या टमाटर, 1000 ऑप्शंस हैं। बिल्कुल करना चाहे तो उसमें, हाँ बिल्कुल, ये हमारी चॉइसेस हैं। फिर वही बात कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब जैसे आपके बच्चों को अगर कमज़ोरी का इशू है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके बच्चे जो है वो प्रॉपर नहीं खाते पीते, आप अगर अभी जिस तरह किचन में हम सूजी का हलवा बना रहे थे, उसी सूजी के हलवे में पानी की जगह अगर आप दूध डाल दें तो वो आपकी खीर तैयार हो जाती है, और वो इतना मज़े का लगता है, और वो एक बड़ी न्यूट्रिशियस चीज़ है बच्चों के लिए। आप स्नैक्स में जो उनको डोनट्स और बर्गर्स एंड पिज्ज़ाज खिला रहे हैं, आप दूध वाली सूजी का हलवा खिला दें। सूजी के हलवे के अंदर आप खजूर डाल लो, किशमिश डाल लो, इंजीर डाल लो, वो नेचुरली मीठा हो जाएगा। आपको किसी और स्वीटनर की तरफ भाई अभी जिस तरह हमने बनाया, हमने उसके अंदर किशमिश भी डाली, हमने उसमें खोपरा भी डाला, देसी घी भी डाला। अमेजिंग। हाँ, देखिए ना, यही चीज़ें वो हैं जो आपकी अनहेल्दी और हेल्दी में डिफरेंस करती हैं। यही कुछ डिफरेंसेस अगर हम अपने कार्ब्स में, प्रोटीन्स में और फैट्स में समझें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान है। हर बंदा बात करता है कार्ब्स छोड़ दो। आपकी बॉडी का मेकअप जो है उसमें 65% कार्ब की ज़रूरत है। आपको शुगर चाहिए प्रोसेस करने के लिए। शुगर, मैं वाइट चीनी या उन चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं उस शुगर की बात कर रही हूँ जो आपको फ्रूट से मिलती है, आपको कार्ब्स से मिलती है। आपकी बॉडी को एक इंसुलिन की ज़रूरत है और इंसुलिन को काम कराने के लिए भी चीज़ें चाहिए। अब गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स की हम हमेशा बात करते हैं, जिसमें बैड के पीछे बेचारा गुड कार्ब भी हमेशा रगड़ा खा जाता है। गुड कार्ब्स में क्या क्या आता है आप ये देखो, आपके पास जौ है, जई है, जवार है, बाजरा है, आटा जो हम व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे आपके गुड कार्ब्स में आते हैं। अब इन्हीं से ही अगर आप ब्रेड बना लो, पास्ता बना लो, रोटी बना लो, आप एक ब्राउन राइस ले लो, तो ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों गुड और बैड कार्ब्स में? एक वो कार्ब है जो कॉम्प्लेक्स है, जिसकी मैंने बात कर ली, एक है जो रिफाइंड कार्ब। दोनों में डिफरेंस ये है, कॉम्प्लेक्स कार्ब आप खाओगे, आप सुबह जी बाजरे की रोटी खा के घर से निकले हो, 8 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, यानी आपको भूख नहीं लगी, आपका वेट नहीं गेन होगा, आपको भूख नहीं लगी, आप स्नैक्स नहीं खाओगे, आपको भूख नहीं लगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा होगा। ऑन दी अदर साइड आपने जो है वो रिफाइंड कार्ब कुछ भी खा लिया, फॉर एग्जांपल वाइट ब्रेड आप एक खा के निकल गए। वाइट ब्रेड बेचारी कितनी को देर आपको ताकत देगी, हर 1.5-2 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगी। 1.5-2 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आप किसी और चीज़ पे मन चिंत करोगे, आगे से आगे आगे चलते जाओगे। हमारी बॉडी में कुछ भी जब हम खाते हैं तो उसके बदले में इंसुलिन रिलीज़ होती है, और इंसुलिन ने अपने एक लेवल पे जाके रिलीज़ होना है। अगर आपने उसको उतना खाना नहीं दिया हुआ होगा, वो बार बार रिलीज़ होती जाएगी, एक्सेस शुगर्स होती जाएंगी, जिसके बदले में इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्ट आपका PCOS हो जाएगा। जितनी भी बीमारियाँ हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जिनको आप कहते हैं, चाहे वो दिल की बीमारी है जिसको आप ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके जो है ये हार्ट अटैक्स जो आजकल इतने कॉमन होते जा रहे हैं यंग एजेस पे, क्यों है? हमारी डाइट की वजह से। हम मनचिन करते हैं चीज़ों पे, हम ये डिसाइड ही नहीं करते। आप प्लान आउट अगर कर लो ना अपना एक वीक पूरा, तो आप लिटरली अपना वेट भी बैलेंस आउट कर सकते हो, एक हेल्दी लाइफ को जो है आप इंजॉय कर सकते हो। हर बंदे के मुंह से आजकल हम बात सुनते हैं प्रोटीन्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स। भाई प्रोटीन ठीक है, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगेन ये पुरानी बातें, मिसकंसेप्शंस जिन्होंने हमारा आज ख़राब किया। बिल्कुल। देखिए, प्रोटीन की आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिकदार चाहिए जब आप ग्रोन अप हो जाते हैं। जब आप छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, आपके मसल्स बन रहे होते हैं, आपको चाहिए होता है। बिल्कुल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक पूरा चरगा जो है आपने दिन के अंदर खाना है? जो लड़के एक्सरसाइज करते हैं अक्सर आप देखते हैं कि वो 1.5-2 किलो प्रोटीन दिन की खा रहे होते हैं। व्यूअर्स, आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके मेरे पर जैसे केजी वेट जो है ना, पर केजी वेट पे आपने 1.6 ग्राम्स जो है ना वो प्रोटीन खाना है।
इससे ज़्यादा आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो भी 2.2 ग्राम्स पर केजी जो आपका बॉडी वेट है ना, आपने उस पर खा लिया। मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा वेट आजकल 49 किलोज़ है, तो मुझे 78 ग्राम्स प्रोटीन के चाहिए। आपको पता है कि 78 ग्राम प्रोटीन कितना है व्यूअर्स? इतना सा जी। और ये कच्चे की बात हो रही है, पके हुए की नहीं बात हो रही। और हम कितना खा रहे हैं? पका के वो 50 को ग्राम हो जाएगा। जब आप कुक करते हैं तो मीट श्रिंक कर जाता है, तो मुझे 50 ग्राम से ज़्यादा पका हुआ मीट नहीं चाहिए। इतना सा पीस मुझे गोश्त का दिन में चाहिए। कौन सिर्फ इतना सा गोश्त खाता है? हर बंदा इतना इतना खा लेता है। एक्चुअली आपको इतनी सी प्रोटीन की ज़रूरत है दिन में, और बाकी आप सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेज, मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल करें। हमारा टोटल फोकस होता है कि प्रोटीन खाने, क्योंकि ये किसी ने बहुत साल पहले कह दिया कि हाई प्रोटीन डाइट लो फैट, यानी कि फैट सारा निकाल दो ताकि स्किन भी बर्बाद हो जाए, नेल्स खराब हो जाए, बाल हाथों में आ जाए सारे, और उसके साथ ऊपर से हाई प्रोटीन ले ले ताकि आपका जो मैदा है वो उड़ी जाए और आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाए। जी, जो हमने कीटो डाइट इंट्रोड्यूस कराई थी लोगों में, जिसने जो बेड़ा गर्क किया लोगों मैंने का। तो उस पर वीडियो भी बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद है, और वो बड़ी पॉपुलर भी हुई, और बड़े लोगों ने मुझे कहा कि यार आप यूट्यूब पे बड़ी, उसके बाद फिर मैंने बाद में यूट्यूब पे फिर एक और अपने ही चैनल पे एक वीडियो बनाई और कहा सॉरी मैंने कर तो लिया लेकिन गुच्छों में बाल हाथ में निकले, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी बाल मेरे वापस ठीक नहीं हुए सही तरह से। क्योंकि जो एक बार आप ख़राब कर देते हो चीज़, वो उस तरह से ठीक हो ही नहीं सकती। अब प्रोटीन की अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा जी 1.6 ग्राम पर केजी जो आपने बॉडी वेट है वो खाना है, ठीक है, आपका 100 ग्राम्स आ गया। फॉर एग्जांपल आपने गोश्त ले लिया, सुबह आपने अंडा ले लिया, आप जो है, अब लोगों में मैंने इस हद तक क्रेज़ देखा है प्रोटीन का, 3-3 4-4 अंडे सुबह खा रहे हैं, योक सारी निकाल के फेंक रहे हैं, एक अंडे की भी जर्दी नहीं खा रहे। मैं हमेशा सिर्फ एक बात करती हूँ, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है ना वो फजूल नहीं बनाई। अंडे की योक को अल्लाह ताला ने एक लेयर बाहर, वो जो आपकी शेल होता है उसके अंदर एक वाइट लेयर है, फिर आपकी जो एग वाइट है, फिर एक लेयर के अंदर एग योक है जिसके अंदर आपके हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 आपकी जो है वो अंडे के अंदर मौजूद है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। आपको पता है मेरा एल्ब्यूमिन लेवल नीचे गिर गया था जब मैं नूर के साथ प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने ज़बरदस्ती दिन में 2 अंडे खिलवाने शुरू किए कि अगर जर्दी नहीं भी खाई जा रही तो एक जर्दी खा लो और 2 अंडों की सफ़ेदी खानी। बिल्कुल, मेरी प्रेगनेंसी डेंजर में थी, डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू टेक एल्ब्यूमिन। तो बात ये कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी अल्लाह मियाँ ने जिस किस्म का सिस्टम बनाया है। आप लकी थी कि आप डॉक्टर के पास जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में भी नहीं जाती, और वैसे तो जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या डेफिशिएंसी से खुद सफ़र कर रही हैं, बच्चे किस डेफिशिएंसी से गो थ्रू कर रहे हैं, कभी उनको पता ही नहीं चलता। बाद में पछताने से बेहतर होता है कि आप ऑन टाइम जो है वो डिसीजन ले लो। आपको अगर उस टाइम पे एग्स ना खिलाए जाते, आपका जो है वो एल्ब्यूमिन लेवल ना पूरा किया जाता, तो आपकी क्या स्टेट होती इस टाइम पे। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम एक्सेस प्रोटीन के पीछे चल रहे हैं, प्रोटीन शेक्स पूरा दिन पी रहे हैं, प्रोटीन बार्स हम खा रहे हैं, हर चीज़ में हमने प्रोटीन का एक फिक्स कर लिया कि जी ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या इतने फिजिकली एक्टिव हो कि आप दिन के 3-3 4-4 घंटे जिम करते हो, मसल पुल करते हो। आपका अगर जिम जाके भी आप मसल ट्रेन भी कर रहे हो ना फॉर एग्जांपल, तो भी मसल के वेयर एंड टेयर के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उसको रेस्ट दो। आपने एक सेस प्रोटीन किया, वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो बाय द एंड फैट्स और उन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा होगा इतनी एक्सेस में चीज़ों को खाने का। फिर बारी अगर फैट की आती है तो फैट के पीछे तो वैसे ही लोग या तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं उसको खाने के, या हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं उसको छोड़ने के। दोनों एक्सट्रीम्स पे लोग जो है ना उसके पीछे जाते हैं, किसी को भी मैंने दरमियान में नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल दूध आपके लिए एक अच्छी अमाउंट है कि आपने जो उसको कंज्यूम करना है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक बंदा है लेकिन हर बंदे को दूध नहीं सूट करता। Exactly. पाकिस्तान में एटलीस्ट एशियन जो लोग हैं साउथ एशिया के, हमारा पेट जो है वो दूध को प्रॉपरली हजम नहीं कर पाता। ज़्यादातर लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप लैक्टोस टॉलरेंट है कि इंटॉलरेंट है। क्योंकि अगर आप दूध ले भी रहे हैं लेकिन आपका दूध पीते ही पेट चल जाता है तो आपका जिस्म उसको जज़ब नहीं कर रहा, वो आपके रिजेक्ट कर रहा है। होती है दूध के अंदर जो आपकी बॉडी की रिजेक्शन आती है, जिसमें हम लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको बोलते हैं। और प्लीज़ इस बात को समझें कि लैक्टोज अगर आप इंटॉलरेंट हो तो और बहुत सारे दूध के ऑप्शंस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हो। कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है,
और कोई बाज़ार से महंगे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप खुद बना सकते हो। 5 से 7 बादाम लो, उनको भिगो कर रख दो, उसके बाद उसको पील ऑफ करो, पानी के साथ ग्राइंड करो, आपका आलमंड मिल्क रेडी है। अगर स्टेन करके पीते हो तो जो उसका आलमंड है उसको आप अपनी स्किन के जो केयर है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑन द अदर हैंड आप उसको भी ऐसे ही कर सकते हो। कोकोनट को ग्रेट करो, पानी के अंदर ब्लेंड करो, उसको स्टेन करो, कोकोनट मिल्क आपका रेडी है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा फैट्स की ज़रूरत है ही नहीं। और देसी घी की अगर हम बात करें तो लोग लिटरली, जब देसी घी की हम बात करें जी फ़ायदेमंद है, 8-8 10-10 चम्मच जो है वो देसी घी के खाना शुरू कर देते हैं। वही देसी घी जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को बेहतर करता है, आपको एनर्जी लेवल्स देता है। जब आप 10-10 चम्मच लेंगे या एक कप देसी घी घर का दिन का कंज्यूम करेंगे, देखिए लाइक यू कीप सेइंग, कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल्ड ऑफ कोर्स कंट्रोल सबसे ज़रूरी है। वो तो हम अगर इंसान, अभी हम जैसे कि हमारा टॉपिक भी आज प्रोग्राम का था नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने लेके आना है जिंदगी। बिल्कुल। आपके सामने अगर एक बोल पड़ा हुआ है हलवे का, जैसे अभी हमने हलवा बनाया है और हमने मुहर्रम का जो शरबत है वो तैयार किया है, तो आप आधा ग्लास मुहर्रम का शरबत पी लें, थोड़ा सा हलवा खा लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप 4 ग्लास मुहर्रम के शरबत के पियेंगे और साथ में कौलियाँ भर भर के हलवा खाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम होती है। अब आपने वो खुद ही बात की है, इतना ज़्यादा जो है वो आपका शुगर का कंटेंट बढ़ गया है बॉडी में, तो अब आपकी बॉडी बेचारी ने सारा दिन कोलैप्स ही करना है और क्या करना है कि आप गिरना शुरू हो जाओगे। आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं। ऑन दी अदर हैंड, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन की बात करते हैं, लोगों को नहीं पता कि उन्होंने वाइटामिन और मिनरल्स को किन चीज़ों के साथ लेना है, किस टाइम पे कंज्यूम करना है। आपके इवन कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट्स को आपने किस टाइम पे कंज्यूम करना है, लोगों को अभी तक ये चीज़ नहीं समझ आ रही। आप अगर सुबह उठते हो और आप उस टाइम पे हेल्दी फैट ले लेते हो, आप अपना प्रोटीन का कंटेंट अच्छा कर लेते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत हद तक बेहतर काम करना शुरू कर देती है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाती है। आपने एक बच्चे को सुबह उठ के 5 बादाम खिलाए, 1 अंडा खिलाया, उसके साथ दूध पिलाया, लेकिन आपने उसके साथ कार्ब नहीं दिया, तो वो प्रोटीन जो है वो भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। उसको कार्ब की ज़रूरत है ताकि कार्ब जो है ना वो स्लोली जो है वो रिलीज होता है। और देखिए मैंने तो हमेशा एक ही बात कही है कि देखिए जिनके घरों में बच्चे नाश्ता नहीं सही तरीके से करते, बेहतरीन हल है कि आप सुबह उनको एक स्मूदी पिला दें। बिल्कुल, दही, खजूर, फ्रूट्स आपने 2 किस्म के डाले, उसको अच्छे से ब्लेंड किया, ब्लेंड किया, बच्चों को आपने पिला दिया, साथ में आपने बॉइल्ड अंडा एक खिला दिया। बिल्कुल, एक अंडा उबाल के उनको खिला दे, उन्हें को बेटा जो भी है ये तो आपने खाना है। एक बॉइल्ड अंडा बच्चा खा लेता है आराम से। जब आप जान के उसके सामने लवाजमात रखते हैं नहीं खाना, आपने कहा जी बेटा ये शेक खत्म करें और ये एक उबला अंडा खा ले, बस उसके बाद आप ना ब्रेकफास्ट करें, उसकी कंप्लीट मील पूरी हो जाएगी। हर चीज़ उसकी बॉडी को आधे पौने घंटे मतलब 4-5 मतलब जैसे कि दोपहर के खाने से पहले अगर मतलब जैसे कि नाश्ता अगर 7-8 बजे बच्चों ने किया है, नाश्ता आपने लंच 2 बजे देना है, तो आपने कोई 11 बजे एक फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिया। बिल्कुल, कितने सिंपल और इजी ऑप्शंस है। उसी फ्रेंच टोस्ट में आपने सिनेमन ऐड की। बाहर से जो जाके इतने महंगे हम वो खाते हैं जी सिनेमन के डिज़र्ट्स और वो सारे, तो वो घर पे क्यों नहीं आप बनाते? आप उसी को ही जो है वो घर पे बना लो, चाहे बार की फॉर्म में बना लो, टोस्ट की फॉर्म में बना लो, बच्चा खाएगा। लेकिन डिफरेंट चीज़ें उसको दोगे तो वो खाएगा, एक चीज़ ऑन रिपीट दोगे तो वो नहीं खाएगा। और बच्चे जब छोटे होते हैं ना वो दूसरों को देख के एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि अगर स्कूल में अगर कोई बच्चा जो है नॉर्मल लंच के स्कूल पे तो लंच चलो जो भी दे रहे हैं, साथ में अपने हर रोज चिप्स लेके आ रहे हैं, तो दूसरे बच्चे भी उसको देख के कहेंगे हमने भी चिप्स खाने। ऐसे ही है। इसीलिए स्कूल्स में भी अब ये रूल बना हुआ है कि भाई आप चिप्स वेप्स चॉकलेट्स ऐसी चीज़ें ना बच्चों के साथ भेजा करें, डब्बों वाले जूस ना भेजा करें। जितनी हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बढ़ रही है मीठे से, वो हम सोच भी नहीं सकते। कुछ दिन पहले मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ पे एक बच्ची थी, वो इतना मीठा खा रही थी कि मैंने उसकी माँ को रोक के पूछ ही लिया कि तुम इसको इतना मीठा क्यों खिला रही हो? मैं इसको मीठा ना दूँ ना तो मुझे बहुत तंग करती है। मीठा ना तो खाना ही नहीं खाती। मैं ऐसे लोग भी जानती हूँ जिनके बच्चे नॉर्मल, जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरा अपना बेटा हसन जो है वो नहीं खाता अंडा। हाँ, उसको अंडे से प्रॉब्लम है। वो सिर्फ अंडा तब खाता है जब उसको फ्रेंच टोस्ट के फॉर्म में दो या अंडे के अंदर मैं थोड़ा सा शहद डाल दूँ। मीठे का शौकीन। बट वो वाहिद एक चीज़ नहीं, उसको अंडे के टेस्ट और स्मेल से कोई प्रॉब्लम है। तो अंडे में थोड़ी सी वनीला एसेंस और अगर मैं वो शहद डाल देती हूँ तो वो खा लेता है। तो जैसे ही उसको
कुछ बच्चों के होते हैं बिल्कुल। बट आपने फिर एडजस्ट करना है। अंडा खिलाना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा उसमें शहद और थोड़ी सी दालचीनी डाल के उसको बना के हम देते हैं, फिर बाकी दिन हम अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। अगर आप ब्रेकफास्ट में भी मीठा दे रहे हैं, दोपहर को भी जो खाना है वो मीठा दे रहे हैं, लोग क्या करते हैं, कहते हैं पैनकेक दोपहर को बच्चों को दे रहे हाँ हैं। जी। तो अगर हर चीज़ बच्चा मीठी खाएगा तो नमक की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? नमक भी तो जिस्म की ज़रूरत है। और मीठे ने जो बॉडी की तबाही फेरनी, वो जैसे मैं उस बच्ची की एग्जांपल आपको बता रही थी, अच्छा उसने मेरे पास बैठे हुए, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले कोई, शायद मैं बचपन से ही थोड़ी वो अक्लमंद थी या पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या था, मैं एक बार इतनी से ज़्यादा मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, अभी भी नहीं खा सकती। अम्मी का भी ये मिसाज होगा या अब्बू का? ओ, मामा देती ही नहीं थी उस तरह से, ना चीनी कभी खाई और पता ही नहीं कि इससे ज़्यादा चॉकलेट कभी खाई ही नहीं। उस बच्ची ने मेरे पास बैठे हुए, इतनी बड़ी वो चॉकलेट थी और वो अकेली पूरी खा गई। जी जी, मैं ये अक्सर देखती हूँ और उसकी माँ शादियों उसको पे। अच्छा, शाबाश दे रही है इस चीज़ पे, गुड गुड गुड, शाबाश, जल्दी वेरी से गुड फिनिश बेटा, करो। ख़त्म कर लो, वेरी हाँ। गुड बेटा ख़त्म कर लो। तो प्लीज़ व्यूअर, जहर खिलाते हुए बच्चों को शाबाश नहीं देते। बात यह है कि अगर हमने उनको मीठा खिलाना है तो लिमिट्स के अंदर खिलाना है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया मैनेज करना, बच्चे और कुछ नहीं तो ये मनहूस जो फ़ोन है उसके अंदर रीलें शीलें, टिकटॉक टुकटॉक पे ये नहीं, मीठा जो एप्स है हमारी फूड मंगवाने वाली, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। सो द पॉइंट इज विजुअल की बात करें। Yes, बच्चा बार बार विजुअली देख रहा है कि वो कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स, बच्चों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करनी चाहिए, जायज़। अगर बच्चा एक इतनी बड़ी बार चॉकलेट की मांग रहा है तो आप उसको पूरी ना दें, उसे को बेटा आपके लिए ख़रीद लिया, ये आपका एक पीस आज का, कल आपको और देंगे। मेरे बच्चे भी यही स्यापा डालते हैं। चॉकलेट के मामले में मेरा ख्याल है बच्चों की ख्वाहिशात नहीं, ज़रूरियात पूरी करें, ख्वाहिशात पे ना जाएं। हाँ, वो वाली वैसे भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि व्यूअर्स, जिस तरह आप बच्चों को लेके चलेंगे जिस डिसिप्लिन के साथ, वो उसी तरह आगे चलेंगे। सो जो लोग कहते हैं ना हमें नहीं समझ आ रही हम क्या करें, तो किया भी तो आपने ही है। ट्रू। चॉकलेट खिलानी है तो डार्क चॉकलेट का बच्चे को बचपन से शौक लगाएं। अब मेरे जिसके अंदर छोटों को है ना magnesium- डार्क चॉकलेट की आदत, वो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? एंड में पैगाम यही दूंगी कि देखें, जो भी आप खा रहे हो ना, वो आपकी टोटल बॉडी बना रही है, आपने वैसा ही लगना है, वैसा ही परफॉर्म आप कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो फास्ट फूड खाऊं और मैं बड़ी एक हेल्दी लाइफ गुजारूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कार्ब्स भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, फैट्स भी खाएं, लेकिन इतदाल में खाएं और अच्छी चीज़ें खाएं। यहाँ पे हम अपने इस सेगमेंट को क्लोज़ करेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलाम सुनते हुए ही आएंगे और बात करेंगे मुकामे अहले बैत की। नाम भी तेरा अकीदत से लिए जाता हूँ, नाम भी तेरा अकीदत से लिए जाता हूँ, हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हर कदम पर तुझे सजदे भी किए जाता हूँ। कोई दुनिया में मेरा मून सो गमखार नहीं, कोई
सहारे पे जिए जाता हूँ, तेरी रहमत के सहारे पे जिए जाता हूँ। जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का, जिंदगी नाम है अल्लाह पे मर मिटने का, ये सबक सारे ज़माने को दिए जाता हूँ, ये सबक सारे ज़माने को दिए जाता हूँ। सब्र करना है तेरी शान करीमी को अजीज, सब्र करना है तेरे शान करीमी को अजीज, मैं यही सोच कर आंसू भी पिए जाता हूँ, मैं यही सोच कर आंसू भी पिए जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। हमारे साथ हमारे मुल्क के मारूफ़ सना ख्वां अब्दुल शकूर शराजी साहब, और शकूर भाई की सबसे प्यारी बात यह है कि ख़ुद तो बड़ा खूबसूरत कलाम पेश करते ही हैं, अब इनके साहबजादे भी ये काम आगे लेके बढ़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अरसे से। अब तो इनको मुबारकबाद भी देनी बनती है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही वसी और छोटा मुँह बड़ी बात। वैसे तो हर दिन, हर रात और हर लम्हा अहले बैत के ज़िक्र के लिए ही है, मगर जब मुहर्रम आता है तो ज़िक्र अहले बैत में एक डिफरेंट लेवल की, आपको पता है कि शिद्दत आ जाती है। और अहले बैत की अगर बात करें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, उनसे रिलेटेड हम गाइडेंस तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे मुल्क के इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में दो बड़ी अजीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तो सहाबाए कराम ने उनसे पूछा कि वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कुरान पाक और मेरे अहले बैत। एक और जगह पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाओ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, तिलावत कुरान पाक और अहले बैत से मोहब्बत। तो आज हमें गाइड करने के लिए ज्वाइन किया है आपके मेरे हम सब के फेवरेट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद हसन रज़ा हमदानी। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई।
भैया आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। जब हम अजीम हस्तियों की बात करते हैं तो ये कौन सी अजीम हस्तियाँ हैं जिनको हम अहले बैत कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात वाला सिफ़ात कि जिसकी ज़बान के नुत्क़ में अल्लाह ने दीन को पनाह कर दिया। फ़रमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा। मुस्तफ़ा जो फ़रमाते हैं वो वही फ़रमाते हैं कि जो वही होती है। और वो ज़ात कि वमा इन तबा इल्ला मा युहा इलैया, मैं मोहम्मद वही करता हूँ जो मुझ पे वही होती है। और ज़ात मुस्तफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा के घर में तशरीफ़ लाते हैं और फ़रमाते हैं इन्नी लाजिदु फ़ी बदनी ज़ाफ़ा, कि मैं अपने बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। इतनी बिलकिसाल यमानी, मुझे यमानी चादर उड़ा दीजिए। जनाब सैयदा के घर में रसूल आराम करने लगते हैं चादर ओढ़ कर कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं। मादर ग्रामी को सलाम करते हैं, फ़रमाते हैं मुझे नाना की खुशबू आ रही है। फ़रमाती हैं आपके नाना चादर के नीचे हैं। फिर इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं, वो भी यही फ़रमाते हैं मुझे नाना की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन इमाम हसन के चादर के दाखिल होने के बाद रसूल खुदा से इजाज़त लेकर चादर के नीचे दाखिल हो जाते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि या फ़ातिमा तो इन्नी अशम्मो, मैं खुशबू सूंघ रहा हूँ कि गोया मेरे चचाज़ाद भाई हमारे सरदार सुल्तान अम्बिया हमारे घर में तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब सईदा फरमाती हैं वो आपके दोनों बेटों के साथ चादर के नीचे मौजूद हैं। मौला अली इजाज़त लेने चादर के करीब आते हैं और रसूल से इजाज़त लेकर सलाम करके चादर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर जनाब सईदा फरमाती हैं कि मैं चादर के करीब होती हूँ और पूछती हूँ या बातें ए बाबा जान आताज़न ली, क्या मुझे भी इजाज़त है अन अदखुलु माअकुम, कि मैं भी आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊँ। रसूल खुदा फरमाते नाम या बेज़ाती, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े तू भी आ जा। अब रसूल जनाब सैयदा फरमाती हैं, हदीस की राविया जनाब सईदा है और जनाब सईदा से हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह नक़ल फरमा रहे हैं। फरमाते हैं जब जनाब सईदा फरमाती हैं कि जब चादर के नीचे हम 5 तन जमा हो गए, रसूल खुदा ने चादर के दामन को थामा, चादर के पल्लू को अपने हाथ में लिया और हाथ आसमान की तरफ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमु व यहज़ुनु मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदम मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। रसूल खुदा ने फरमाया परवरदिगार ये मेरी अहले बैत है, परवरदिगार मैं मोहम्मद का गोश्त इनका गोश्त है, इनका खून मेरा खून है, मेरा खून इनका खून है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया परवरदिगार तू उससे राज़ी हो जाना जो इनसे राज़ी हो जाए, परवरदिगार जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करना, जो इनसे जंग करे तू उनसे जंग करना। और फिर फरमाया खुदाया मेरी अहले बैत से हर किस्म की रिजस को दूर रख। ऐसे में रवायत कहती है कि परवरदिगार आलम ने जिब्राईल को भेजा, जिब्राईल भी चादर में इजाज़त लेकर दाखिल हुए और फरमाया कद औ अलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि ए पैगंबर आज़म अल्लाह फरमा रहा है कि उसका इसके सिवा कोई इरादा नहीं कि अहले बैत से रिजस को दूर रखे जिस तरह रिजस का दूर रखने का हक़ है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनका तारुफ़ करवाया अहले बैत कौन कौन है। ख़ुद हज़रत आयशा ने सवाल किया, हज़रत आयशा रवायत फरमाती है साल तो अन रसूलिल्लाह, मैंने रसूल खुदा से पूछा या रसूलल्लाह मनिल अहलु बैत, ये अहले बैत कौन है। फरमाया या आयश अना व अलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन, मैं मोहम्मद अली हसन और हुसैन हम अहले बैत हैं, नहनु अहलु बैत। इसमें एक और ये है कि ये रसूल की अहले बैत नहीं है, ख़ुद रसूल कहते हैं हम अहले बैत हैं, क्योंकि वो भी उसका हिस्सा खुद रसूल खुदा अहले बैत हैं, बेशक, यानी ये अहले बैत हैं। और ख़ुद जब रसूल खुदा किसी सहाबी पंचतन पाक भी कहते हैं, यकीनन पंचतन पाक इसी यानी कि दिन जब ये आयत नाज़िल हुई फजर की नमाज के बाद रसूल तशरीफ़ घर लाए थे और उसके बाद रसूल खुदा मुबाहला के लिए जाना था। फिर मुबाहला में लेके जब पहुँचे और मुबाहला में जब लेके पहुँचे तो इस शान से चले कि रसूल खुदा के हाथों पर इमाम हुसैन थे, रसूल के पहलू में इमाम हसन थे, रसूल के पीछे जनाब सैयदा चल रही थी और जनाब ज़हरा के पीछे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे। तो जब ये मैदान मुबाहला में पहुँचे तो फिर परवरदिगार आलम ने चूँकि फरमाया था कि मेरा मोहम्मद फमन हाजक फ़ीहि मिन बाद मा जाअकुम मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि मेरा मोहम्मद इनसे कहो जो कहते हैं कि मसीह हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं और हम मुबाहला कर लेते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम भी आओ हम भी आते हैं। जो झूठा होगा इब्तिहाल करेंगे अल्लाह से, उसके लिए बदुआ करेंगे, जो झूठा होगा उसके ऊपर नफरीन हो जाएगी। जब अबुल हारसा और उनकी तरफ से जो आए हुए नुमाइंदगान शर्जील उन्होंने देखा कि ऐसे चेहरे आ रहे हैं कि जिनके चेहरों से नूर झलक रहा है,
तो उन्होंने जजिया देना कबूल किया और मुबाहला से हट गए और उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर वो हाथ भी उठा दें तो अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। तो वो मैदान मुबाहला से फिर इनको पंजतन पाक भी कहा जाने लगा और चादर ततहीर के सबब इनको अहले बैत भी। तो यानी वो वही हस्तियाँ हैं जो पंजतन पाक भी हैं, अहले बैत भी हैं, जो खनवाद रसालत है, मादन रसालत है, खनवाद नबूवत हैं। जी डॉक्टर साहब, तो फिर ऐसी अजीम हस्तियों, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बंदा मोहब्बत का किस तरह इजहार करे? हमारी तो मोहब्बत बहुत कम पड़ जाएगी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के। बिलाशुबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। एक ये बात ये है कि ये बड़ा, जैसे आपने भी फरमाया कि बहुत वसी मौजू भी है, और जब अहले बैत अतहार का ज़िक्र आता है तो मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि मेरी ज़बान इस काबिल नहीं है कि अहले बैत अतहार का ज़िक्र करें। हम अहले बैत अतहार का क्या ज़िक्र करें? हमारी मोहब्बतें, हमारी अज़मतें, हमारे दिलो जान उन पर क़ुरबान हैं। अल्लामा साहब ने जैसे फरमाया कि अहले बैत अतहार वो तो खैर हैं ही कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर अतहर के अंदर आ गए और उनका ज़ाहिर है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा इस तसव्वुर को और वसी कर लें और अहले बैत अतहार को अगर हम पूरी तरह पूरी वुसअत के साथ समझें तो एक सतह तो है अहले बैत अतहार की उन अज़वाज मुतहरात पर मुश्तमिल के जो अज़वाज मुतहरात आपके अक़्द निकाह में रहीं। क्योंकि देखिए ना, आपकी फैमिली तो माशाल्लाह बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बहुत वसी थी, लेकिन उनमें से कुछ मखसूस लोग चुने गए। उनमें से कुछ मखसूस लोग तो, जो है ना, लेकिन बहरहाल अहले बैत में तो वो भी दाखिल थे ना। अहले बैत अतहार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सिलसिला शुरू होता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने सबसे पहले, हज़रत खदीजा को ये शरफ़ और फ़जीलत भी हासिल है कि सबसे पहले आपके अक़्द निकाह में आने वाली जो ख़ातून है वह हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। ये शरफ़ और फ़जीलत भी हासिल है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, बल्कि अगर यूँ कहें कि इस्लाम कबूल नहीं बल्कि इस्लाम का ऐलान करने वाली है। कबूल इस्लाम तो शायद उन्होंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भेजा था अपने तिजारती काफ़िले के साथ, और जब वापस आकर मैसरा ने कहानियाँ सुनाई, बताया सारे वाक़यात, तो उन्होंने कहा ये छोड़ो, कारोबारी मामलात को छोड़ो, ये बताओ तुमने कोई अजीब वाक़या या अजीब बात देखी? मैसरा ने वो बातें बतलाईं और ये चीज़ बतलाई कि तपती धूप में साया, हाँ, तपती धूप में साया, एक बादल सा मुस्तकिल साया, उस लेवल का जो इर्द गिर्द वालों का नहीं हो रहा, होता ही नहीं था। तो ये बातें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिलो दिमाग के अंदर पेवस्त कर गई थीं और आपको ये बात मालूम हो गई थी या इस बात का गुमान, ये यकीन की हद तक हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कोई बहुत बड़ी हस्ती और अल्लाह के बहुत बड़े बंदे हैं। लिहाजा जब हज़रत खदीजा के पास आप आए हैं पहली वही के नाजिल होने के बाद, तो आपने ऐलान कर दिया, यानी कबूलियत तो उसी वक्त हो गई थी। ऐलान नबूवत या ऐलान इस्लाम जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन का बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले, सबसे पहले ईमान लाने वाली जो शख्सियत है वो एक खातून है। बिल्कुल। अच्छा, अब हज़रत खदीजा उम्मत मुस्लिमा की पहली सीरत निगार भी हैं, है ना। यानी पहली सीरत निगार से क्या मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खसाइस बतलाती हैं, इन्नका लतसिलुर रहमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तादिमुल मक्स। आपकी तो ये खसाइस हैं, ये सीरत है आपकी, ये आपका किरदार है, ये आपकी आदात मुबारका हैं। तो इस उम्मत मुस्लिमा की पहली सीरत निगार एक ख़ातून है और वह ख़ातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और उस दौर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी साथी बनी कि जो बहुत मुश्किल दौर था, इब्तिदाए नबूवत का दौर जो बहुत मुश्किल दौर था, जिसमें आपने बड़ी मुशक्क़तें और बड़ी तकलीफ़ें उठाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी साथी थीं
और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। तो एक सतह तो वो है कि जो हज़रत खदीजा से शुरू होती है, हज़रत आयशा हफ्सा से होती हुई हज़रत बिन्त हई तक आती है। अच्छा, उसके बाद एक सतह है आपकी औलाद की, कि आपकी औलाद मुतहरात, आपकी बेटियां, आपके बेटे। अच्छा, उस तरतीब को अगर हम देखें तो एक बड़ा अजीब शान कुदरत नज़र आती है कि आपके दो बेटे हैं, हज़रत कासिम बिन मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद। आपके तमाम बेटों और बेटियों में हज़रत कासिम बिन मोहम्मद सबसे बड़े हैं और हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सबसे छोटे हैं, और इन दोनों के दरमियान आपकी 4 शहज़ादियाँ हैं, है ना। और ये 4 शहज़ादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्म कुलसूम, हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन, ये तमाम शहज़ादियाँ हैं आपकी। आप सबसे छोटी थी उम्र? आप सबसे छोटी जो थी, बेटियों यानी में? हज़रत इब्राहीम से बड़ी थी, नहीं, बट सब बेटियों में बेटियों में सबसे से। छोटी थी। और लाडली? बेटियों में बहुत लाडली थी। बेटियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब थी और बेटियों में सबसे छोटी हज़रत फ़ातिमा थी। और ये जो है एक फ़ितरी बात होती है कि जो छोटी बेटी होती है ना, वो हमेशा सबसे ज़्यादा लाडली होती है। मेरी भी औलाद है, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरी भी छोटी बेटी है। छोटी बेटी है, वो सबसे लाडली होती है, माँ के लिए भी और बाप के लिए तो बतौर ख़ास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे लाडली जो शख्सियत थी ना, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अब ये फ़जीलत हासिल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, ये फ़जीलत हासिल हुई कि सबसे लाडली बेटी हैं, ये फ़जीलत हासिल हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अहले जन्नत की सरदार हो, अहले जन्नत के ख़वातीन की सरदार हो। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक आने वाली जितनी भी ख़वातीन मुमिनात होंगी, चाहे वो अम्बियाए साबिक़ीन अलैहिमुस्सलाम को मानने वाली मोमिनात हों और चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली मोमिनात हों, वो तमाम अहले जन्नत ख़वातीन की सरदार कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो अहले जन्नत, ये एक बहुत बड़ा मर्तबा और बहुत बड़ी फ़जीलत। तो ये तमाम लोग, उसके बाद आप नीचे आएँ तो औलाद में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को भी हम शामिल करेंगे, इसलिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वो शख्सियत हैं जिन्होंने आगोश नबूवत के अंदर तरबियत पाई, आगोश नबी रहमत के अंदर तरबियत पाई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत का और आपसे क़ुर्ब और ताल्लुक़ का जितना फैज़ और जितना हज़्ज़ वाफ़िर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने हासिल किया, यकीनन उसके बाद आपकी औलादुल औलाद, बिल्कुल, जिनमें हज़रत हसनैन भी आ जाते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, किचन में एक नज़र भी डालनी है। व्यूअर्स, आइए किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी मामलात मुकम्मल हो गए हैं। जी शेफ़ जी, हमारा जो है मुहर्रम का शरबत और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, और न्याज में, हाँ जी, से जो भी बनाए न्याज के लिए ये बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें ये हुक्म तो दिया गया है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, हम उस मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं? अगर आज के प्रोग्राम में हम ये गाइडेंस ले लें तो मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक हम अपना काम जो है वो कर जाएंगे। तो ब्रेक के बाद हम अपने स्कॉलर से ये गाइडेंस लेंगे कि अगर हमने अहले बैत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो किस तरह से करें, बेहतरीन तरीका क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपके बहुत से सवाल और कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे आज के टॉपिक पे। टॉपिक है ही इतना खूबसूरत और इतना वसी, बट बेसिकली तो व्यूअर्स हम ये जानना चाहते हैं, वैसे तो हमें पता भी होना चाहिए, लेकिन गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें हुक्म दिया गया है कि अहले बैत से मोहब्बत करनी है अगर हमने अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू होना है। तो वो तरीका क्या है? हसन भाई, अगर आप हमें प्लीज़ गाइड करें कि हम कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम उनका ज़िक्र करते हैं, उनके बारे में बात तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत के भी तो लेवल्स होते हैं ना। तो अगर हमने इश्क का लेवल शो करना है तो वो हम कैसे करें?
हमें गाइड करें। अहले बैत की ज़वात वो ज़वात है कि जिनसे अगर इंसान मुसलमान बहसीत मुसलमान अगर कलमा पढ़ कर उनसे मवद्दत का इज़हार न करे तो उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। चूँकि हर चीज़ का कोई मूल होता है। आपने जो कार रसालत के नतीजा में आपके पास आमाल पहुँचे हैं, नबी अकरम की मेहनत के पास जो आपके पास दीन पहुँचा है, इस दीन की उजरत अल्लाह ने नबी की ज़बान से उम्मत से सवाल के तौर पे जो है वो तलब की है। और ख़ुद जब उम्मत रसूल के माज़र में आई और कहा कि हम हैवान थे, आपने हमें इंसान बनाया, हम जहालत के टाटोप अंधेरों में डूबे हुए थे, आपने हमें इल्म की मेराज अता फ़रमाई। इस कार रसालत के हम आपकी बरगाह में कुछ पेश करना चाहते हैं। इरशाद फरमाइए क्या पेश करें। वो खुल्क़ अज़ीम का मालिक रसूल तो खामोश रहा, लेकिन तौहीद बोल पड़ी। फरमाया कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मेरा मोहम्मद इनसे कहो कि मैं अजर रसालत के फ़कत ये मांगता हूँ, गोया मुख्तसरन ये ज़बान हाल कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। फिर जिस तरह आपने कहा कि मोहब्बत के तो दर्जे होते हैं, जी हाँ, मोहब्बत के 5 ज़ीने होते हैं, 5 दर्जे होते हैं। मोहब्बत का पहला दर्जा है इस्तेहसान, दूसरा ज़ीना है मवद्दत, तीसरा ज़ीना है खुल्लत, चौथा ज़ीना है इश्क और 5वां ज़ीना है वला। ये जो पहला ज़ीना है इस्तेहसान, ये है मोहब्बत, फ़कत वो मोहब्बत जो ज़रूरत के तहत हो और मुवक्कत हो, या जब ज़रूरत ख़त्म हो तो मोहब्बत ख़त्म हो जाए, और फ़कत मोहब्बत हो, उसमें इताअत ना हो। मगर जो मंज़िल मवद्दत है उसमें मोहब्बत भी है, इताअत भी है। और इताअत भी इस मंजिल की है कि वो जो अमर जारी कर दें कि उनके अमर के सामने सर तस्लीम खम हो, कि जिस तरह अगर जलता हुआ तनूर हो और वो हुक्म दें, और तारीख़ में ऐसे हुआ कि लोगों ने उनके सामने इमाम रज़ा के सामने आके इजहार किया कि मौला हम आपके मानने वाले, आपके मुहिब हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार करने वाले, हम आपके महबूब हैं, हम आपके हबीब हैं। तो मौला ने फरमाया अच्छा मेरे महबूब हो तो वो तंदूर जल रहा है उसमें छलांग लगा दो। तो उसने कहा मौला मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं। अभी ये बात हो रही थी कि दरवाज़े में एक मुसाफिर दाखिल हुआ, बसरे का रहने वाला, सलाम किया, सलाम फर्जंद है पैगंबर। इमाम ने फरमाया अब्दुल्लाह बसरी कुएं में छलांग लगा, अपना तंदूर में छलांग लगा दो। उसने तवक्कुफ़ नहीं किया, सामान उसने रखते सफ़र कंधों पे है, सामान समेत कुएं में उसमें तंदूर में छलांग लगा दी। जब तंदूर में छलांग लगाई, आग जल रही थी और वो हैरान थे और अभी जल गया होगा। लाजिबात इमाम फरमाया कि अब बाहर आ जाओ। जब वो बाहर निकला तो परेशान हो गए लोग, ये क्या हुआ। फरमाया देखो एक आंच तक नहीं आई, उसका ना लिबास जला, ना उसके सामान को कोई गुजान पहुंची, ना बदन को कोई तकलीफ पहुंची। कहा ये क्या हुआ। कहा ये वही हुआ जो खुदा ने किया था, या नारो कूनी बरदम व सलाम। फेथ, ईमान एक्चुअली है क्या, वही जो इब्राहीम का ईमान था वही हमारे इस मानने वाले का ईमान है। यानी मुवद्दत, मोहब्बत के साथ इताअत। और हम जब मोहब्बत का इजहार करें तो हम यानी फ़कत ज़बान से ये ना हो कि हम अहले बैत के मुहिब हैं, बल्कि हम ज़िंदगी के हर मरहले में अहले बैत के मुहिब नज़र आएँ। अहले बैत किसी ज़ालिम के खिलाफ सामने जो है वो सरनगू नहीं हुए, हम भी ज़ालिम के मुकाबले में डट जाएँ। अहले बैत यतीमों की परवरिश करते हुए नज़र आते हैं, हम भी यतीमों की परवरिश करने वालों में अपना नाम लिखवा चुके हों। अहले बैत बेवगान का ख्याल करने वाले नज़र आते हैं, हमें भी उस मरले में उनके सुन्नत और सीरत पे उसवे पे चलते हुए आगे बढ़ना है। अहले बैत अलैहिस्सलाम माशरे के हुस्न के लिए मैदान अमल में रहें। ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब क़याम फरमाते हैं तो फरमाते हैं मैं इसलिए निकला हूँ अन आमुरा बिल मारूफ़ व नहा अनिल मुनकर, कि मैं अपने क़याम के ज़रिए अमर बिल मारूफ़ करना चाहता हूँ, नहीं अनिल मुनकर करना चाहता हूँ। वह असीरत बसीरत जद्दी, और अपने नाना मोहम्मद की सीरत को सुन्नत को ज़िंदा करना चाहता हूँ। तो बस अहले बैत का अगर उसवा इंसान इख्तियार कर ले, उनकी सीरत को इख्तियार कर ले, तो मैं समझता हूँ ये मोहब्बत का, मुवद्दत का बेहतरीन नमूना है जो इंसान अदा कर सकता है। और अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि खुदा के महबूब बन जाओ तो फिर मोहम्मद की तबा करो। और मोहम्मद की तबा का पहला जीना है अहले बैत से मदद करना। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुली पुट। जी डॉक्टर साहब, देखिए बात यह है कि वो जो आयत मुबारका जो अल्लामा साहब ने आगाज़ में पढ़ी थी, वयुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा, अहले बैत से मोहब्बत का सबसे पहला तकाज़ा तो ये है कि हम अपने ज़ाहिर को भी और अपने बातिन को भी हर किस्म की नजासतों से पाक कर दें। यानी ज़ाहिरी निजासतें अगर हमारे जिस्म पर हैं, ज़ाहिरी निजासतें अगर हमारे लिबास पर हैं, हम वो भी ख़त्म कर दें। और अगर बातिनी और रूहानी निजासतें हमारे क़ल्ब व दिमाग में हैं, जितनी भी बद अखलाक़ियाँ या सूए अखलाक़ की जितनी भी अक़दार हैं, उन सब को पाक कर दें, उन सब को ख़त्म कर दें।
और हुस्न अखलाक का पैकर, हुस्न अखलाक का नमूना बन जाएं, सबसे पहले तो अहले बैत से मोहब्बत का ये तकाज़ा है। देखिए बात ये है, जैसे अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि मोहब्बत का तकाज़ा सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए, कोई अमली कार्रवाई भी होनी चाहिए ना, है ना? एक बात कह सकती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि हमेशा आपको तो मैं इरशाद। रूहानी क्या, आपको तो मैं अपना एक्चुअल उस्ताद समझती हूँ और सबको इस बात का पता है कि जब आपके साथ नहीं भी प्रोग्राम होता तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मुझे सिखाने वाले, बहुत प्यार से गाइड करने वाले आप थे फ्रॉम डे वन। क्योंकि अक्सर स्कॉलर्स कहते थे कि इसको क्या नॉलेज है, ये क्या बात करेगी, आपने मुझे बैठ के सिखाया, मुझे सवाल पूछने बताया और कहा कि भाई अगर नहीं आता तो कह दो मुझे नहीं आता, मैं सीखने बैठी हूँ, और उससे मुझे मेरे लिए बड़ी आसानी हुई। तो एक सवाल पूछूंगी, आपने मुझे एक ज़माने में कहा कि जुगन कभी सूरह वाक़िया ट्रांसलेशन के साथ सही तरह पूछ, तो सूरह वाक़िया में भी तो यही बात हो रही है बिल्कुल ऐसे ही कि लेवल होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे थोड़ा ही। वो भी हाँ, एक्सप्लेन तो करें। वही लेवल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जैसे अल्लामा साहब ने भी फरमाया कि सबसे पहला जो लेवल है ना वो इस्तेहसान का, और इस्तेहसान में मोहब्बत मा इताअत, मोहब्बत भी हो और इताअत भी हो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अच्छा, इसी आयत को और आगे बढ़ें आप, वातिअन्नल्लाह व रसूला, अल्लाह ताला अहले बैत को ये हुक्म फरमा रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, एक पैमाना है, और वो पैमाना क्या है? वो अहले बैत का उसवा है कि अहले बैत जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं, तुम भी उसी तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अहले बैत के स्टैंडर्ड को सामने रखते हैं कि अहले बैत ने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे की, तो इसका मतलब है आप अहले बैत अतहार से अपनी मोहब्बत का सही सबूत और अमली सबूत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इताअत का अपना ही एक तरीका, अल्फाज में कहें तो उनकी गाइडेंस की रस्सी को फर्मली आप थाम लें, और बिल्कुल मजबूती से सिंपल थामना सी है। बात है, बिल्कुल सिंपल बात। हम लोग बिल्कुल। हमेशा कहते हैं ना कि मतलब फलां चीज़ की रस्सी को पकड़ लो, लॉजिकल सी बात है, जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे करने की कोशिश करनी है, हम कोशिश ही कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब वो कोशिश जाहिर है कि हम कोशिश करके जाहिर है वो मकाम तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन एक मसला होता है, हम ये चाहते हैं कि भाई उस लाइन में हम आ जाएं। वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम जब आग में डाले जा रहे थे तो एक मेंढक अपनी चुल्लू में पानी की 2 बूंदें लेकर जा रहा था। उन्होंने कहा भाई क्या है, कहाँ जा रहे हो? कि इब्राहिम की आग बुझाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये 2 कतरे क्या आग बुझाएंगे? उसने कहा नहीं, मुझे तो पता है नहीं बुझाएंगे, लेकिन कम से कम मेरा उस फेरिस्त में तो नाम आ जाएगा ना, हिस्सा तो कि डाला। जिन्होंने हिस्सा तो डाला। तो हम वो हिस्सा डालें कि हमारा नाम अगर आ जाए अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा एजाज़ है। जिंदगी और आखिरत में आप सुरखरू हो जाहिर गए। है कि वो कैसे आएगा? वो हमारी अमली ज़िंदगी से आएगा, हमारी सीरत से, हमारे किरदार से आएगा। हम उनको नमूना बनाएं, उनकी इत्तिबा और पैरवी करें तो यकीनन हमारा नाम उस फहरिस्त के अंदर आएगा। यहाँ पे व्यूअर्स प्रोग्राम को कंक्लूड एक ही बात पे करूँगी, उस बात से जो ये जो हमारे 2 बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनसे जो मैंने सीखा है ओवर द इयर्स, बड़ी सिंपल बात है, दस्तरखान वसी कर दें, लोगों के साथ प्यार से बात करना शुरू कर दें, गुस्सा चढ़े भी तो उस गुस्से को ज़ब्त कर दें, बल्कि किसी पे बहुत गुस्सा भी चढ़े तो बदुआ ना दें, उसको दुआ दें, उसके लिए दुआ करें, आपके अंदर से नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, अपने फ़राइज़ को पूरा करना इज़ नॉट इनफ। वो जो कहते हैं ना कि वो जो 50 नंबर लेके हमने पास होना होता है पेपरों में, या 33 नंबर लेके आपने सिर्फ पास नहीं होना, आपने अपना उस लिस्ट में नाम लेके आना है जिसमें अल्लाह ताला कहे कि ये मेरे बंदों में से एक है, कि रब आपको एक्सेप्ट करे एज हिज ओन। सो बात ये है कि हमने अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। मेरी कोई नॉलेज नहीं है व्यूअर्स, मैं आज भी 16-18 साल के बाद भी पीटीवी पे मजहबी ट्रांसमिशंस, रमज़ान ट्रांसमिशंस, ये सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि सीखने का अमल जारी है। जब इतने इंटेलिजेंट भले लोग गाइडेंस देने वाले हमारे साथ हैं, उनकी बातें ही सुन लें, उनकी बातें सुन लेंगे तो शायद हम अपने लिए भी आसानी पैदा करें। और अपने इर्द गिर्द हर वक्त रोते रहते हैं खाने के लिए नहीं है, बिल्स नहीं पूरे हो रहे, कभी अपने मुंह का निवाला किसी के मुंह में डाल के तो देखें। अल्लाह ताला ने आपको छप्पड़ फाड़ के देना है व्यूअर, लेकिन करके तो देखें, अपने ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि रब आपको फिर खुद पूछे कि तेरी रज़ा क्या है।
सिंपल सी बात है जो इन लोगों से मैंने सीखा है। यहाँ पे व्यूअर्स अपने शो को कंक्लूड करेंगे प्यारे से। शकूर भाई, मनकबत आपसे सुनते हुए आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे असातिज़ा का। थैंक यू। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक